द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ लाहौर से प्रोफेसर इकबाल चावला और अमेरिका से ऋषि भारद्वाज मौजूद हैं। इकबाल साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, और इनका पीएचडी का थीसिस लॉर्ड वेवल पे था। और जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड वेवल माउंटबेटन से पहले वॉइस राय थे। और ऋषि जो हैं अमेरिका में इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में बहुत गहरी दिलचस्पी लेते हैं। आज हम कैबिनेट मिशन प्लान पे बात करेंगे। इस पे इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी बहुत बात होती है। इकबाल साहब, मैं अगर आपसे पूछूं कि कैबिनेट मिशन प्लान को जिन्ना साहब ने पहले रिजेक्ट किया 16 मई 1946, 16 ऑफ मई 1946 को यह अनाउंस हुआ। तो जिन्ना साहब ने इसको रिजेक्ट किया, इसको कंडेम किया 22 ऑफ मई को, और ये कहा कि इसने मुसलमानों के जज्बात को बड़ा हर्ट किया है और हमारी जो डिमांड थी पाकिस्तान की उसको इसने रिजेक्ट कर दिया है बाय यूजिंग एक्सप्लोडेड आर्ग्यूमेंट्स। तो उसके बाद फिर सरप्राइजिंगली मुस्लिम लीग ने इसे कबूल कर लिया, और ये कबूलियत भी बड़ी अजीब थी। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान रिमेन्स अवर अनअल्टरेबल ऑब्जेक्टिव, और उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी हम देंगे। तो कैसे देखते हैं आप इन कॉन्ट्रडिक्शंस को? मेरा ख्याल है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो आप स्टेटमेंट्स देख रहे हैं वो पूरे कंटेक्स्ट में नहीं देख पा रहे हैं। जो मेरी स्टडी मुझे बता रही है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी और कांग्रेस के लीडर्स गांधी जी, नेहरू, इन दोनों को, और ख़ासकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बड़ी सीरियस कंसर्न्स थे कैबिनेट मिशन प्लान पर, और दोनों ने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। दोनों तरफ से रहा ये कि कैबिनेट मिशन प्लान के दो हिस्से थे। एक हिस्सा था लॉन्ग टर्म प्लान, एक था शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान में जाहिर है कि 10 साल तक के लिए एक इंडियन फेडरेशन का तस्वर दिया गया था, और उसमें जो जोन बना दिए थे, 3 जोन बना दिए थे, ईस्ट में, सेंटर में, वेस्ट में, ABCD कह लीजिए। वो दो मुसलमानों पर अक्सरीती जो सूबा जात थे उन्हें एक ग्रुप में बना दिया गया था, ईस्ट में बंगाल और असम को, और वेस्ट में पंजाब, NWFP, बलूचिस्तान और सिंध को, और सेंटर में हिंदू अक्सरीती सूबों को बना दिया गया था। गोया ये ऐसा एक सेटअप बना दिया जा रहा था जिससे 100% कांग्रेस तो बिल्कुल राजी नहीं, और जिन्ना जो मुतालबा पाकिस्तान कर रहे थे लाहौर रेजोल्यूशन की सूरत में, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा था। जबकि वादा किया गया था इंतखाबात से पहले कि अगर आप इंतखाबात में जीत जाएंगे तो आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। मगर ब्रिटिश जो थे वो अपने मफादात को सामने रखते हुए ऐसा एक अरेंजमेंट दे रहे थे कि ना कांग्रेस इनकार कर सके और ना ही मुस्लिम लीग इनकार कर सके। दोनों के लिए एक्सेप्शन भी हो और दोनों को मजबूरन लूज फेडरेशन भी मिले, यानी इंडिया भी कायम रहे, फेडरेशन भी कायम रहे, और पाकिस्तान भी विद इन 10 ईयर बन जाए। तो लिहाजा जिन्ना का जो रद्द अमल था वो ऐसा नहीं था कि जी उन्होंने कहा कैटेगोरिकली हम नहीं एक्सेप्ट करते। उनसे निगोशिएशन चलती रही हैं, जिन्ना से भी चली है, गांधी से भी, नेहरू से भी, और मौलाना आजाद से भी। बिल आखिर बातचीत ये तय हुई, जिन्ना ने कहा कि ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया जिन्ना की तरफ से। जिन्ना को कहा गया कि अगर आप इनकार करेंगे लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे, और ये पाकिस्तान फिर आप ये खाना जंगी हो रही है, खाना जंगी की सूरत दिखाई देती है, आपको मुश्किल होगा। जिन्ना ने कहा जी अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तो फिर, और कांग्रेस नहीं एक्सेप्ट करती तो फिर उन्होंने कहा जी आपको हम हुकूमत बनाने का मौका दे देंगे। वो इंटरम पीरियड के लिए वो बातचीत चल रही थी। तो यकीनन जब जिन्ना ने कबूल कर ली दोनों शराइत, दोनों पार्ट, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म भी, तो मुश्किल पैदा हो गई कांग्रेस के लिए। फिर ऐसे में लॉर्ड वेवल जो लिखते हैं अपनी डायरी में कि जो क्रिप्स थे और बाकी 3 वज़रा जो ब्रिटिश मिनिस्टर्स थे,
वो गांधी जी से, नेहरू से खुफिया मुलाकातें करने लगे। फिर गांधी को कन्विंस किया कि यार कम से कम आप लॉन्ग टर्म जो प्लान है उसकी आप टैसिट मंजूरी दे देंगे, चले आपको यूनाइटेड इंडिया तो मिल रहा ना, चाहे 3 सिर्फ आपके पास सेंटर में पावर्स है। तो फिर जाकर बमुश्किल वो कांग्रेस के जो उनका इजलास था, बमुश्किल गांधी जी प्रिवेल कर पाए और उन्होंने लॉन्ग टर्म कबूल कर लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म को उन्होंने रिजेक्ट किया, जिन्ना ने रिजेक्ट किया। तो जब उन्होंने शॉर्ट टर्म को रिजेक्ट किया तो जिन्ना ने कहा मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी मैं तैयार हूं, मुझे हुकूमत बनाने दे। लेकिन यहाँ पर जो था, जो मिनिस्टर जो थे वो ये नहीं चाहते थे, खाना जंगी दिखाई दे रही थी वाज़ेह तौर पर उन्हें हिंदुस्तान में। बंगाल में वो वाक़या भी हुआ बाद अज़ां, और फिर यकीनन बाद अज़ां आपने देखा कि जो कम्युनल राइट्स हुए हैं, तो जिन्ना जो थे उन्होंने जो रिजर्वेशन दी वो नेचुरली थी, मैं नहीं कोई कंट्राडिक्शन उसमें देखता, उन्होंने रिजेक्ट नहीं क्रिटिसाइज किया है। जी, ऋषि जी आप क्या कहते हैं इस बारे में कि जिन्ना साहब ने 10 मार्च 1941 1941 को और फिर 17 जनवरी 1946 को इस तरह के बयान दिए कि अगर पाकिस्तान ना बना तो इंडिया में मुसलमान भी खत्म हो जाएंगे, इस्लाम भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर उन्होंने एक ऐसी स्कीम कबूल कर ली जिसके बारे में कहा जाता है कि विच रिजेक्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, जिसके लिए जिन्ना साहब ने खुद भी कंडेम किया कि इन्होंने निगेट कर दी है हमारी ये डिमांड। तो आप कैसे देखते हैं सारी कंट्रोवर्सी को? या डिस्कशंस चल रही थी कैबिनेट मिशन प्लान पर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के साथ। तो उसमें 2 स्कीम्स रखी गई थी। पहली स्कीम ये थी कि डिवाइडेड पंजाब, डिवाइडेड बंगाल, सिंध और वो सारे इलाकों को मिला के पाकिस्तान बना दिया जाए। और दूसरी ये थी कि जो कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक थी, लाइक 3 टियर ऑफ गवर्नेंस रहेगी। एक फेडरल गवर्नमेंट रहेगी जिसके पास 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, फिर ग्रुप्स रहेंगे और फिर प्रोविंसेस रहेंगी। तो ये 3 टियर ऑफ गवर्नेंस था। और इसमें लाइक काफी वेग और काफी इनकंसिस्टेंसीज थी कि लाइक असम वाज नॉट अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, और पर फिर भी उसको ग्रुप सी में रखा गया था जो कि एक मुस्लिम ग्रुप था। तो गांधी जी ने ऑब्जेक्शन किया था कि असम तो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस है, तो उसको क्यों एक मुस्लिम ग्रुप में रखा जा रहा है। और जो जो वेस्ट बंगाल के जो हिंदूज हैं, ईस्ट पंजाब के जो हिंदू और सिख हैं, उन्हें भी एक मुस्लिम ग्रुप में रहना पड़ेगा। सो गांधी जी वाज नॉट रेडी फॉर इट एट ऑल। और गांधी जी ने तो कांग्रेस को सजेस्ट किया कि आप इस प्लान को रिजेक्ट कर दें। बट कांग्रेस का ये था कि अगर हम इस प्लान को रिजेक्ट करते हैं और मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लेती है तो वो जो है एंट्रिम गवर्नमेंट में आ जाएंगे। तो जो मीटिंग हुई थी वर्किंग कमेटी की, उसमें गांधी जी को यही कहा गया सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि जो है अभी ग्रुपिंग की जो है शर्त को उसको उतनी अहमियत नहीं देते हैं, और एक बार हम प्लान एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं हाउ टू मूव फॉरवर्ड। क्योंकि अगर हम इसे आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे तो मुस्लिम लीग जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट में आ जाएगी, एंड दैट वुड मीन अ माइनॉरिटी पार्टी रूलिंग द कंट्री। तो ये कांग्रेस के रिजर्वेशंस थी, और 10 साल बाद उसमें रिकंसीडर किया जा सकता था टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है कि एनी प्रोविंस कैन सेसीड फ्रॉम द कंट्री। तो अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाता, सो वी कुड हैव लॉस्ट एंटायर पंजाब एंड एंटायर बंगाल। वो पूरा 10 साल बाद पाकिस्तान में चला जाता। और जिन्ना और मुस्लिम लीग की यही सोच थी कि अभी हम एक बार इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और 10 साल बाद तो हमें जो है एक बड़ा पाकिस्तान मिल ही जाएगा। पर ये कह के भी एक्सेप्ट किया था कि हम कभी भी इस प्लान से पीछे हट सकते हैं whenever we deem it fit। तो ये कैसी एक्सेप्टेंस हुई कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं पर बोल रहे हैं हम कभी भी पीछे हट सकते हैं। सो कांग्रेस वाज ऑलवेज अनकंफर्टेबल विद दिस प्लान, और ये प्लान कभी चल भी नहीं पाता ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परामेंट्स ऑफ कांग्रेस लीडर्स एंड मुस्लिम लीग लीडर्स। और ये साबित भी हुआ जब एंट्रीम गवर्नमेंट बनी और जो कैबिनेट बना, तो उसमें जो मुस्लिम लीग के जो नुमाइंदे थे और कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे, तो उनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, एंड दे यूज्ड टू सिट एज राइवल कैंप्स। और लियाकत अली खान ने तो कहा ही कि मुस्लिम लीग विल वर्क एज अ ग्रुप इन दिस कैबिनेट, और बिल्कुल भी उनमें कोऑपरेशन नहीं था और वो कैबिनेट बिल्कुल चल ही नहीं पाई। तो ये भी कारण था जो जिससे कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। सो कुल मिला के
और लाइक आसाम भी में भी काफी जो है लाइक आसाम की जो प्रोविंस थी उसमें जो एंग्लो इंडियंस थे उनका काफी हाई रेशियो था, तो उसमें भी कांग्रेस की काफी स्लेंडर मेजोरिटी थी, तो उसमें भी अगर थोड़ा सा इधर उधर होता सो वी कुड हैव लॉस्ट आसाम आल्सो। तो उसके लॉन्ग टर्म लॉसेस थे और शॉर्ट टर्म भी लॉसेस थे, तो वो प्लान शुरू से ही इट वाज अ नॉन स्टार्टर और वो कभी चल ही नहीं पाता। सो और वैसा ही हुआ बाद में जाके। सो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अच्छा इकबाल साहब, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको कि सिलह इसको जो है असम को भी इसमें डाल दिया गया ग्रुप सी में, जिसमें बंगाल था, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, और फिर क्या ये एक कोशिश थी कि इंडिया को यूनाइट रखा जाए, इसलिए कि इसको तकसीम करने से, जैसे आयशा जलाल कहती हैं कि पार्टीशन वाज नॉट अ गुड सोल्यूशन टू द कम्युनल प्रॉब्लम, इसलिए कि उसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज थे, मुसलमान पूरे इंडिया में फैले हुए थे, और जिन मुसलमानों को ज्यादा वल्नरेबिलिटी थी मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में जो रहते थे, यूपी सीपी में, महाराष्ट्र में, तो उनकी पोजीशन मजीद वल्नरेबल हो जानी थी। और वो सूबे जहां पे मुसलमान ऑलरेडी मेजॉरिटी में थे और जहां पे उनको कोई हिंदू मेजॉरिटी का खौफ नहीं था, तो वहां तो ऑलरेडी वो ठीक थे, तो आपको तो प्रोटेक्शन देनी थी उनको। जैसे हमें बताया जाता है कि 1937 में जो कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई, उन्होंने अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज की मुसलमानों के खिलाफ, तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में हुई थी, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में नहीं हुई। अगर हुई भी तो, अगरचे कांग्रेस ने उससे शदीद इख्तलाफ किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा अजीब बात है कि उन मुसलमानों को जिनको हमने प्रोटेक्ट करना था, उनको हमने मजीद वल्नरेबल कर दिया। यानी वो कहेंगे कि द रेमेडी टर्न्ड आउट टू बी वर्स देन द मेलोडी। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? असल में आप एक सवाल में कई सवाल जब इकट्ठे कर देते हैं तो जाहिर है मैं फिर टाइम भी लूंगा जवाब देने में। पहले तो ऋषि साहब को मैं बहुत अच्छा इन्होंने बयान किया है, कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा बताया है, लेकिन वो आगे फिर असम तक आ गए। देखिए ऋषि सिर्फ उन्होंने मुस्लिम लीग को ये नहीं कहा कि दो प्लान दिए, उन्होंने कांग्रेस को भी दो प्लान दिए। वो जानते थे कि कांग्रेस तकसीम हिंद के लिए तैयार नहीं है, ना होगी। जिना चाहता है पार्टीशन ऑफ इंडिया, कांग्रेस नहीं चाहती, यूनाइटेड इंडिया चाहती है। दोनों के इलेक्शन भी इन्हीं बुनियादों पर हुए हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि अंग्रेजों का डायलेमा ये था कि मुस्लिम लीग हैज वन द केस फॉर पाकिस्तान। किस हद तक वो एक अलहदा इशू है, अब उसको राजी करना भी जरूरी था। लिहाजा उन्होंने कांग्रेस को भी कहा कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या ये कि आप लूज फेडरेशन तस्लीम कर लें, जिना को 10 साल बाद पाकिस्तान दे दें, हम जो कह रहे हैं 10 साल चल जाएगा, या फिर आप हिंदुस्तान को तकसीम करने दे, जिना को पाकिस्तान दे। उन्होंने कहा नहीं, जिना का लाहौर रेजोल्यूशन के तहत अनडिवाइडेड पंजाब और बंगाल नहीं देंगे, और असम वाला मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। और उन्होंने भी ब्लैकमेल किया, इधर जिना और मुस्लिम लीग को भी ब्लैकमेल किया, और दैट वाज बार्गेनिंग चिप। नतीजतन जिना जो था, जो शकील साहब ने पहला सवाल किया, दैट इज वाई उनकी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन थी कि ये क्या, मैं तो सीधा साधा पाकिस्तान चाहता था, लाहौर रेजोल्यूशन के तहत चाहता था, असम और बंगाल भी चाहता था, मगर आप मुझे ये वाला दे। उन्होंने कहा जी फिर आपको ये हिस्सा देंगे, पंजाब और बंगाल तकसीम करेंगे, और असम भी आपको उस तरह नहीं मिलेगा जिस तरह आप। अब रहा जो शकील साहब आप कह रहे हैं, यकीनन जो मेन इश्यू चल रहा था वो तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल पर चल रहा था, और उन मसाइल में ज्यादातर मैं आपसे मुत्फिक हूँ, आयशा जलाल से भी इत्फाक, हम सब हिस्टोरियन इससे इत्फाक करते हैं कि ज्यादातर जो मुसलमानों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा था वो मुसलमानों या हिंदुओं की अक्सरियती सूबों में किया जा रहा था, और मेजोरिटी प्रोविंसेस में तो जाहिर है हुकूमत मुस्लिम लीग की थी नहीं। बहरहाल केपी जो जिसे आज केपी कहते, वहां पर भी कांग्रेस की थी, ठीक है, सिंध में भी मिक्स रही, बंगाल में भी मिक्स रही, और मुस्लिम लीग में यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो कांग्रेस के ज्यादा करीब थी और मुस्लिम लीग के इतनी करीब नहीं थी, बाद आई यानी हो। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि 46 में जो कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया गया वो बेस्ट सोल्यूशन था। एक तो है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में जो लेटर एंड स्पिरिट को कायम रखा जाता, तो जो सो कॉल्ड कम्युनल डिवाइड हुई है वो इतनी ज्यादा ना फैलती,
और ना ही वो नेहरू रिपोर्ट की शक्ल में आती, ना ही इलामा साहब के खुतबा इलाहाबाद की शक्ल में आती, ना ही उसकी रिफ्लेक्शन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में दिखाई देती। अगरचे कम होगी या ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड पे बात हो सकती है। नतीजतन एक पार्टी आपसे दूर होती चली जाती है और आप नारा लगाते होती तो होता रहे। जिना उस वक्त भी, जो आयशा जलाल बिल्कुल सही कह रही हैं और यही डेविड गिलमार्टन भी कहता है कि वो कंप्रोमाइज इसीलिए तैयार हुए कि लेट्स एक्सपेरिमेंट फॉर 10 years। अगर हमारे हकूक मिलते हैं तो जरूर हमें इंडियन फेडरेशन को फॉर अ लॉन्गर पीरियड हम जा सकते हैं। इवन लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि मिलिट्री जो रिलेशनशिप है डिवीजन के बाद भी, पार्टीशन के बाद भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान किए जा सकते हैं, ऐसा फिजिबल हो सकता है। लेकिन हालात चूंकि 40s में जो कम्युनल स्ट्रेंजमेंट थी, जो मामला थे वो बिगड़ते चले गए। और हाँ, ये जो गांधी साहब का मेरे लिए तो नई इंफॉर्मेशन होगी कि गांधी जी को ही तो सबसे ज्यादा प्रिवेल किया गया, और लॉर्ड क्रिप्स ने किया और पैथिक लॉरेंस ने किया, इन लोगों ने किया। लॉर्ड वेवल रोता है कि यार जिन्ना को पता ही नहीं है, उसके बैग पे ये रातों को छुपकर मिलते हैं। गांधी जी ने कहा यार ना पटेल मान रहा है ना नेहरू मान रहा है, मैं कैबिनेट मिशन प्लान को मैं मना सकता। उसने कहा कि फिर नहीं मनाए तो ये ले, फिर जना को हम दे रहे हैं, पाकिस्तान बन रहा है। दैट वाज द थ्रेट। उसको भी इमोशनली या किसी तरह उसको एक्सप्लॉइट किया गया। फिर गांधी जी ने मुश्किल से जो रेजोल्यूशन पास करवाई, लॉन्ग टर्म प्लान की करवाई, शॉर्ट टर्म की नहीं करवाई, जो आप शॉर्ट टर्म को मिक्स कर देते हैं। शॉर्ट टर्म के मामले में तो उन्होंने जैसे ये मंजूर हुआ, आजाद, मौलाना आजाद की छुट्टी करवाई, जवाहरलाल नेहरू साहब आए, उन्होंने कहा भाड़ में गया कैबिनेट मिशन प्लान, हम तो मानते ही नहीं है जो आपने कहा। तो भाई मानते नहीं तो हिपोक्रेसी, तो आपने तो पहले क्यों माना? आपने पहले क्यों अपनी पार्टी के इजलास में उसकी मंजूरी ली? वो ये चूंकि अंग्रेजों ने कह रहा था यार वक्ती तौर पे मान लो, नहीं तो हम जना से कमिटमेंट कर चुके हैं, उन्होंने किया। फिर नेहरू ने आके जो बयानात दिए, तो वो मौलाना आजाद साहब ने अपनी किताब में भी लिखा, इंडिया विंस फ्रीडम में, कि इससे हिस्ट्री जो है ना अल्टर हो गई है। तो गोया मैं कौमों को अलावा जो मैं आजकल जो सोच रहा हूँ, ये लीडरों ने ज्यादा तकसीम किया है और हमें इस तरफ लेकर गए हैं। जी। अच्छा इकबाल साहब, इस बारे में सरदार शौकत आजाद ने मुझे एक वाकया सुनाया कि मुझे नेहरू ने एक दफा बुलाया और मुझे कहने लगे कि उनके फैमिली रिलेशन थे उनके वालिद की वजह से नेहरू से, तो वो मुझे कहने लगे कि डोंट यू थिंक पार्टीशन इज टू मोमेंटस अ डिसीजन टू बी टेकन इन हेस्ट। तो मैंने कहा जी ये तो बात दुरुस्त है। तो उस पर नेहरू ने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम 10 साल तक, कुछ अरसे तक इकट्ठे रहें, और अगर हमारा गुजारा नहीं होता तो हम भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह अलहदा हो जाएं। तो मैंने कहा कि जी इट मेक सेंस। तो मैं जिन्ना साहब के पास गया और मैंने कहा कि आप बताइए कि ये मुल्क आप हमारे लिए बना रहे हैं या अपने लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मैं आप नौजवानों के लिए बना रहा हूं। तो उस पर उन्होंने वही आर्ग्यूमेंट दिया कि ये इतना बड़ा फैसला है, हम जल्दी में ना लें। तो उस पर कहता है, वो मुस्कुरा पड़े और मुझे कहते हैं कि मुझे पता तुम्हारे पीछे किसका जहन बोल रहा है। तो कल बहरहाल मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी का इजलास है, तुम उसमें ये प्रपोजल रखना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो कहता जी मैंने उसमें बात शुरू की ये सेशन में, तो मौलाना हसरत मोहानी बड़े गुस्से से खड़े हो गए और कहने लगे कि ये लौंडा क्या बकवास कर रहा है। तो उस पे कायदे आजम ने कहा कि शट अप मौलाना, और वो बैठ गए और मुस्लिम लीग ने वो रेजोल्यूशन कबूल कर लिया। मैं बड़ा खुशी खुशी पंडित जी के पास गया, तो पंडित जी खुश नहीं हुए, बड़े डिप्रेस से थे। तो मुझे कहते हैं इट इज टू लेट शौकत। तो मैंने कहा जी क्या हुआ? तो कहने लगे कि पटेल नहीं मानता। तो मैंने कहा जी पटेल का आर्गुमेंट क्या है? तो कहते हैं जी पटेल का आर्गुमेंट ये है कि मुसलमानों में सेपरेटिज्म के जो जरासीम हैं, जो जर्म्स हैं, वो इतने फैल गए हैं कि अब अगर हमने जबरदस्ती इनको इकट्ठा रखने की कोशिश की तो पूरा इंडिया डूब जाएगा। तो जिस्म के एक हिस्से को अगर गैंग्रीन हो जाए तो उसको काट फेंकना ही बेहतर होता है, बजाय इसके कि उसको जबरदस्ती साथ रखें और पूरा जिस्म उससे मुतासर हो जाए। जी ऋषि, आपकी तरफ आता हूं, आपके क्या थॉट्स हैं इन इश्यूज पे? जी मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। सबसे पहले लखनऊ पैक्ट पे। लखनऊ पैक्ट में था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जिक्र, पर अगर आप देखेंगे कि 1930 से कांग्रेस का जो टर्न हुआ,
after the advent of Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, वो एक स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ सेक्युलर एंड सोशलिस्ट पॉलिसी की तरफ कांग्रेस टर्न हुई, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं था, गांधी जी को भी नहीं था, नेहरू को भी नहीं था, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, और किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होते हैं और किसी भी सिविलाइज्ड पर्सन को एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो वो तो किसी भी हालत में कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। 1930s की कांग्रेस, उसके पहले 1916 में जो हुआ तब कांग्रेस कोई ऐसी मैस ऑर्गेनाइजेशन थी भी नहीं, और आज भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स कोई भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि एक रिलीजन के लोगों के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, उसमें वही रिलीजन के लोग इलेक्शन लड़े और वही लोग वोट डाल सकें। तो ये जो है किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं था। और दूसरी बात इन्होंने की गांधी जी की, तो ये तो काफी सारी बुक्स में कोटेड है कि गांधी जी ने तो शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया था कैबिनेट मिशन प्लान को, और कांग्रेस को कहा भी था कि आप वर्किंग कमेटी में कि आप इसे रिजेक्ट कर दें। और ये द गुड बोटमैन नाम की बुक है राजमोहन गांधी की, उसमें भी ये कोटेड है ये पूरा इंसिडेंट। और इवन यूट्यूब पे जो एक संविधान नाम का सीरियल है उसमें भी ये जो है मीटिंग दिखाई गई है। तो फिर गांधी जी ने कहा एंड में कि अच्छा लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए और आप लोग अपने फैसले खुद ही ले सकते हैं, एंड ही एक्चुअली लेफ्ट द मीटिंग इन द मिडिल। तो काफी सारे इसमें रिजर्वेशंस थे, और कैबिनेट मिशन प्लान और पार्टीशन ये ऐसा था कि आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन थी। कांग्रेस को पार्टीशन तो किसी हालत में एक्सेप्टेबल था नहीं, पर कैबिनेट मिशन प्लान भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तो वही एक डिलेमा था कि क्या किया जाए, अगर हम एक को रिजेक्ट करते हैं तो जो है दूसरा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसी जो है डिलेमा में कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो एक्सेप्ट किया गया था, बट बाय गॉड्स ग्रेस ये अच्छा ही हुआ कि वो चल नहीं पाया और बहुत जल्दी ही जो है वो कोलैप्स हो गया, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट हो जाता तब जो पाकिस्तान बनता उसकी बॉर्डर जो है वो दिल्ली तक आके लगती, एंड वी वुड हैव लॉस्ट द एंटायर पंजाब, द एंटायर बंगाल एंड असम आल्सो मे बी। और काफी सारे उसमें स्पेकुलेशंस थे, और कंट्रीज स्पेकुलेशंस पे नहीं चलती हैं कि फ्यूचर में 10 साल बाद हमारे देश का नक्शा क्या होगा, ऐसे कोई कंट्री नहीं चल सकती है इसी डर में पूरे टाइम। तो अच्छा ही हुआ कि कैबिनेट मिशन प्लान नहीं एक्सेप्ट किया गया और नहीं चल पाया, जी क्योंकि वो चल पाता भी नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा डिफरेंस थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस की आइडियोलॉजी और थिंकिंग के बीच कि वो किसी भी हालत में नहीं चल सकता। जी सर। जी इकबाल साहब, आपने लखनऊ पैक्ट की बात की, और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में लखनऊ पैक्ट की बड़ी तारीफें की जाती हैं, जबकि अल्लामा इकबाल ने इसको कंडेम किया। ये कहा कि ये पिटफॉल है जिसमें मुस्लिम क़यादत जा गिरी। तो उसमें क्या हुआ था कि पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की जो अक्सरियत थी उसको डाइल्यूट कर दिया गया, और मुस्लिम मिनॉरिटी प्रोविंसेस जैसे यूपी है उसमें मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दी गई। तो अल्लामा इकबाल वाज वेरी अनहैप्पी अबाउट इट। और दूसरा जो है ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था, मुसलमानों का भी, कि इससे मुसलमान मेन स्ट्रीम से कट गए हैं और जो फायदे वो उठा सकते थे उस पॉलिटिकल सिस्टम से वो उन्होंने नहीं उठाए, इनकार कर दिया गोया। अब आप देखिए कि कलकत्ता जैसा शहर जो मुस्लिम माइनॉरिटी वो सूबा था, शहर था, उसमें भी मुसलमान मेयर बन जाते थे। 1937 के बाद आप देखिए कितने मुसलमान मेयर वहां के रहे। तो जब आप मेन स्ट्रीम से अपने आप को काट लेते हैं तो फिर आप कुछ मफादात, कुछ जो है एलीट आपकी, उसको तो शायद फायदा हो जाए, लेकिन अवाम को कोई खास फायदा उससे नहीं होता। तो क्या कहेंगे आप इन चीजों के बारे में? मैं आपके दोनों सवाल के जवाब देता हूँ। पहले मैं ऋषि साहब को गुजारिश करूंगा कि ये सुधीर घोष जो कि गांधी के राइट हैंड पर्सन थे, उनकी किताब है गांधीज एमिसरी। जो मैं कह रहा हूं उसके अंदर जू का तू मौजूद है कि कैसे गांधी जी ने मैनूवरिंग करके ये वहां से पास करवाया। और गांधी को कायल किसने किया? ये 3 मिनिस्टर जो आए थे उन्होंने कायल किया। गांधी जी यकीनन कायल नहीं थे, लेकिन गांधी जी को उन्होंने कायल किया। फिर उन्होंने जाकर तो अगले दिन जो मूड था वो बदला और बड़ा नैरोली जो मैं भी वही कह रहा हूँ कि गांधी कायल नहीं थे इसके। है जी, ये वक्त के साथ। अच्छा, दूसरा आपका जो आपने कहा ना सर सेपरेट इलेक्टोरेट, भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स 1927 में इसे सरेंडर कर दिया था।
जैसे कहा था कि हम छोड़ने को तैयार है, लेकिन हमारे ये जायज मुतालबात मान लीजिए। उसमें जायज मुतालबात में क्या उन्होंने कहा जी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाए, मरकज में हम हमारी आबादी 25% है, हमें 33% दे दें, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब और बंगाल को उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक नुमाइंदगी दे दें। ये बातें बहुत मामूली बातें हैं जो आज इंडिया कर रहा है, आज भारत कर रहा है। और कनाडा में या जिनमें आप कहते हैं ना सिविलाइज्ड दुनिया में नहीं होता, सिविलाइज्ड दुनिया में बहुत कुछ होता है, वो वहां पर वो सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा जी, उसका जवाब क्या दिया, नेहरू रिपोर्ट में जवाब दिया। वो नेहरू रिपोर्ट आपको पता क्यों कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट बनी। उन्होंने ना सिर्फ ये कि सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा जी असल में आपकी दो कौमी नजरिए की बुनियाद ही सेपरेट इलेक्टोरेट है, जो कि बिल्कुल आप सर के बल खड़े होकर हिंदू मुस्लिम डिवाइड को देखने लगे। कोई ये बुनियाद 1909 से पहले डिवाइड सेपरेटिज्म मौजूद था, खत्म भी कर देते, मौजूद होता। चले सिखों को क्यों आपने राइट्स दिए, सिखों को आउट ऑफ द वे क्यों राइट्स दिए? जब मैकडोनल्ड का वो अवार्ड आया तो वो तो लो कास्ट हिंदूज को भी मिल गए, स्केड्यूल कास्ट हिंदूज को भी मिल गए, क्रिश्चियंस को भी मिल गए, एंग्लो इंडियंस को भी मिल गए। गांधी जी ने सिर्फ कंसर्न शो किया सिर्फ स्केड्यूल कास्ट हिंदूज का, ठीक है ना, बाकियों का नहीं किया उन्होंने। गोया ये कि जो ब्रिटिश थे वो तमाम जो माइनॉरिटीज थी, रिलीजियस माइनॉरिटीज थी, एथनिक माइनॉरिटीज थी, उसको ऑन बोर्ड लेना चाहते थे, चाहे वो डिवाइड एंड रूल की फलसफे के तहत लेते, चाहे वो उनको आयरिश आइलैंड का जो इश्यू था, उनको आयरिश ने जिस तरह का टफ टाइम दिया हुआ था और बाद कई लोगों की वो जान भी ले गया, तो उनका उसका भी तजर्बा था। तो उनके लिए रिलीजन जो था समझना शायद इतना मुश्किल नहीं था जितना हमारे जैसे लोगों को हो जाता है। और रहा जो आपने तीसरा सवाल क्या किया था अशकील सर, जो आपने बात कही थी, ये तो सेपरेट है। लखनऊ पैक्ट जो ना, देखिए लामा साहब ने क्यों किया, बहुत अच्छा किया, लामा ने भी किया और मौलवी फजल हक ने भी किया। दोनों प्रोविंशियल पर्सपेक्टिव को देख रहे थे। जिन्ना जो थे वो एक फेडरेशन को देख रहे थे, जिन्ना ओवरऑल इंडियन मुस्लिम्स को देख रहे थे, जिन्ना अपनी उस गेम में थे, इनको भी कुछ देंगे। आप ये देखिए कांग्रेस का मेच्योरिटी ऑफ लेवल देखिए, माइंडसेट देखिए। व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू वाज कि यार सेपरेट इलेक्टेड 1909 में मिल गया मुसलमानों को, और ये दो वहां मुस्लिम अक्सरियती सूबे हैं, पंजाब और बंगाल उस वक्त तक। अगर हम उससे भी वो अक्सरियती सूबों से भी ऐसा अरेंजमेंट कर दें जिसमें हिंदुओं और नॉन मुस्लिम्स को इक्वल राइट्स मिल जाए, तो उनका अपनी एक टैक्टिस थे, उन्होंने वो किए। लेकिन जिन्ना की जो टैक्टिस थी कि यार हम मुस्लिम लीग को मान लें, मुसलमानों को अलहदा कौम के तौर पर मान लें, सेपरेट इलेक्ट्रेट को मान लें, तो लामा इकबाल या मौलवी फजल हक ने जो क्रिटिसाइज किया तो ठीक किया उन्होंने। बाद जिन्ना ने यही तो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में, और यही तो उन्होंने कहा था कि पंजाब और बंगाल के अगर राइट्स दे दे तो हम अभी भी सेपरेट, इवन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट को सरेंडर कर रहे थे, और वहां पर आप यू आर नॉट रेडी टू टेक इट सीरियस। दैट वाज द मेन इशू कि जो लीडर्स थे, द लीडर्स मेट, दे मैटर, उन्होंने उनको फोर्थ साइड से नहीं देखा। अच्छा इकबाल साहब, एक तो बात यह है उस वक्त मुसलमानों की तादाद 25% से कम थी 1928-29 में, शायद 22-23% थी, 24% भी लगा लें तो हाँ सर, मतलब यह है 22%, 23%। आप किस लॉजिक के तहत 33% शेयर मांग रहे हैं? दैट मींस यू डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, यू वांट स्पेशल राइट्स। इसलिए कि 14 निकात जो हैं 14 पॉइंट्स जिन्ना साहब के, उसमें आप देखिए वो क्या कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट में भी हमें चाहिए 33% रिप्रेजेंटेशन, प्रोविंसेस में भी 33% चाहिए। किसी प्रोविंस में आप 12% हैं, किसी में 15% हैं, किसी में 8% हैं। So that clearly means he did not believe in democracy. He wanted special rights. उड़ीसा में 2% है, जी, 2% पॉपुलेशन को 33% रिप्रेजेंटेशन कैसे मिल जाए? और सेपरेट इलेक्टोरेट्स का यही होता है कि वो कोई रियल पावर नहीं देता है, वो जस्ट एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन देता है कि भाई आपके इतने एमपी इलेक्ट हो गए, इतने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो गए, दैट्स इट। पर वो कोई शेयर पावर में शेयर नहीं देता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स कुछ भी। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और हमें इकबाल साहब सेपरेट इलेक्टोरेट से इतना इश्क हो गया था कि पाकिस्तान बनने के बाद भी हमारे यहां ये डिबेट्स चली कि सेपरेट इलेक्टोरेट रखना है कि नहीं रखना।
नवाए वक्त ने यहां तक लिखा कि ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट है, सेपरेट इलेक्टोरेट ही होना चाहिए। तो ये जो है, हमें इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? यहां तो मुस्लिम मेजॉरिटी थी और नॉन मुस्लिम मिनॉरिटी में थे, फिर भी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, ज्वाइंट इलेक्टोरेट से डर लगता था। व्हाई डू वी हैव दिस डीप सीटेड इनसिक्योरिटी? देखिए, आज अगर मुसलमान जो इंग्लैंड में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, वो कहें कि जी हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो क्या मोहम्मद सादिक मेयर बन सकता था लंदन का? क्या कैम्ब्रिज जो अमेरिका का शहर है, वहां की मेयर एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट बन सकती थी? वहां तो हम बहुत खुश होते हैं। तो भाई, आप जब मेन स्ट्रीम से अपने आप को काट लेंगे तो फिर आप ये गिला ना करें कि आपको मार्जिनलाइज कर दिया गया है। देखिए, जो डेमोक्रेसी भी आई है ना जी, वो ना हिंदुओं ने लाए, ना मुसलमान लाए, ना ही सिख लाए, अंग्रेज लेके आए थे। ब्रिटिश कल्चर था, ब्रिटिश एक्सपीरियंस था। ब्रिटिश ने जिस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो आपको खूबियां और खामियां नजर आई, उसके तहत वो जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल इन रिफॉर्म होती थी वो लाते थे। 61 में आप 4 लोगों को नामजद किया था इंपीरियल लेजिस्लेचर में, चारों हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। 1861 की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, उसमें 4 लोगों को नामजद किया थे, सारे वडेरे हिंदू थे। और फिर सर सैयद वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको नामजद किया था इंपीरियल लेजिस्लेचर का 1878 में। फिर आकर मुसलमानों को इंपीरियल लेजिस्लेचर में मौका मिला, जबकि इक़्तिदार किनसे छीना था? मुसलमानों से। अब लंबी बात ना हो जाए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वाकई जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड जिसमें ऋषि साहब बैठे हैं अमेरिका में और इंग्लैंड में, जैसे वो कह रहे हैं कि वहां नहीं, आप कनाडा के एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए ना, कैमरा के एक्सपीरियंस को देख लीजिए, वो माइनॉरिटीज को कैसे डील करते हैं। तो कनाडा में सेपरेट इलेक्टोरेट से आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सेपरेट मुझे तो मैंने तो कहा, जिन्ना ने तो सेपरेट इलेक्टोरेट सरेंडर कर दिया था भाई, क्यों ना कबूल किया? अच्छा सर, ये तो कह रहा हूँ, ये जिन्होंने नहीं कबूल किया उन्हें पकड़ना। अच्छा, लिस्ट ऑफ डिमांड, शकील साहब, पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, लिस्ट ऑफ डिमांड्स देते हैं। लिस्ट ऑफ डिमांड्स का मतलब ये नहीं होता कि ये विश लिस्ट तो हो गई। आपने जो दूसरी पार्टी है निगोशिएट करके, उन्होंने फिर उनको जो उनको अच्छी लगती है वो मान लेते हैं, जो नहीं अच्छी लगती है रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरह जिन्ना भी जो कांग्रेस की डिमांड्स थी उसको भी वो क्रिटिकली लेते थे। अंग्रेज भी इन दोनों पार्टियों की जो डिमांड्स होती थी, क्या 1930 में कांग्रेस ने मुकम्मल आजादी का नारा लगा दिया लाहौर में, यहीं पर 1929 दिसंबर और जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा लगा दिया। और नारा लगाकर क्या मिल गई आजादी फौरन? उन्होंने फिर भी दोबारा बार बार बगावत करके भी बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अपनाए, जिसको आप कंप्रोमाइज कह लीजिए। 100 दफा कंप्रोमाइज किया उन्होंने। तो उनको तो कोई, मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा, सियासतदानों का काम यही है। दो तरह की ओपिनियन बनी है पाकिस्तान बनने के बाद, सियासतदानों का मुझे नहीं पता, हिस्टोरियन में भी, कि जब पाकिस्तान बन गया तो दो कौमी नजरिया, एक पॉलिटिकल जो स्लोगन था, जो एक फिनोमेना था, वो हमने हासिल कर लिया कि हम पाकिस्तान यही बात करके ले रहे थे कि मुसलमान हिंदुस्तान में वो बहुत अच्छी हालत में नहीं है। One of the solutions can be the partition of India and the creation of Pakistan. जब हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया, चाहे वो लंगड़ा ही सही, मेन म्यूटिलेटेड और मौत इतनी पाकिस्तान से ही हमने ले लिया, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो हासिल हो गया। लिहाजा देयर इज नो दो कौमी नजरिया। फिर जिना की वो जो आपको पता है 11 अगस्त वाली तकरीर जो है, वो जिसमें वो कहते हैं कि जी सारे नॉन माइनॉरिटीज का उन्होंने कॉन्सेप्ट ही खत्म कर डाला, सिटीजनशिप की तरफ चले गए। तो जो इस तरफ आए वो लोगों ने कोई अलहदा वोट के इख्तियार बात नहीं की माइनॉरिटीज को। अगर मुझे नहीं पता कि माइनॉरिटीज ने किसी ने मुतालबा किया है, तो मुझे नहीं पता इसका। अगर नुमाए वक्त ने लिखा है तो वो जाहिर है, जर्नलिस्ट है, आप भी जानते हैं, उनकी एक अपनी ओपिनियन है। मैं उसको कोई, मेरा नहीं ख्याल कि रियासत ने उसे कबूल किया था। यहाँ आज भी कोई हमारे तारीख दानों में उस पॉइंट ऑफ व्यू को कोई एंडोर्स नहीं करता है।
तो अभी इकबाल साहब आपका ख्याल है कि टू नेशन थ्योरी इज नो लॉन्गर वैलिड? Yes, in case of Pakistan. हाँ, in case of India it is still valid? I don't know. I mean, if they keep on mistreating the Muslim the way the BJP is ruling, you know, then ये कह रहे हैं कि जो रा और मुसाद और फला, ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थीरीज नहीं है. वहां पर जो मुसलमान, नहीं, मैं तो यहाँ बैठा ना, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, बट आई हैव गॉन इंडिया मैनी टाइम एंड मेट द मुस्लिम and intellectuals, Muslim historians, they have their reservation. They don't demand partition of India once again, but they have a feeling कि जी ये जो सेकुलर इंडिया था, गांधी और नेहरू वाला इंडिया, वो अभी दिखाई नहीं देता है, खासकर 1980s के बाद. जो हमें ज़ियाउल हक दे गया मैडनेस, और वो आपके आज मौजूद है, और आज तक हम ज़िया के पीरियड को भुगत रहे हैं पाकिस्तान में, और आप भी भुगतेंगे, देखिएगा आप जी. अच्छा इकबाल साहब, एक तो बात यह है कि आपने कहा कि इंडिया के एक मिनट, कि इंडिया के मुसलमानों को मिसट्रीट अगर किया जाएगा तो वो फिर टू नेशन थ्योरी की बात करेंगे. तो सर ये मिसट्रीटमेंट जो है ये कब शुरू हुई? आज हमें गांधी और नेहरू अच्छे लगना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारी किताबें जो हैं वो भरी पड़ी हैं गांधी, नेहरू, कांग्रेस के खिलाफ नफरत से. और जिन्ना साहब ने कहा था कि कांग्रेस तो एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी सिर्फ फाशिस्ट नहीं है. अभी तक हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं आया कि बीजेपी एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कांग्रेस एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारी किताबों में मौजूद है. तो भुट्टो साहब ने सर 1968 में कह दिया था कि कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. तो ये मिसट्रीटमेंट वाली जो हमारी कंप्लेंट है ना, ये अभी की नहीं है, ये उस वक्त भी थी जब मनमोहन सिंह, जो एक सिख है, हिंदू नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर थे. नवाब वक्त ने, जो हमारा एक आइडियोलॉजी का एक चैंपियन है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का सबसे मुहिब्बे वतन अखबार उसको समझा जाता है, उसने 2009 में लिखा था कि इंडिया इज अ फनेटिकल हिंदू स्टेट, मजहबी जुनूनी रियासत है इंडिया हिंदुओं के लिए. तो सर ये जो कंप्लेंट है ना, और दूसरा सर आपने जो बात की कि अंग्रेजों ने इख्तिदार जो था मुसलमानों से छीना था, ये बहुत ही पॉपुलर आर्गुमेंट है पाकिस्तान में, और बहुत ही कमजोर आर्गुमेंट है, और कोई बंदा सोचने की जहमत नहीं करता कि यार ये इतना बोधा आर्गुमेंट, इतना इनकरेक्ट आर्गुमेंट, फॉल्स आर्गुमेंट हम क्यों देते हैं. आपको पता है कि सबसे बड़ी जो लड़ाई है उनकी अंग्रेजों की मराठों से हुई, मुगलों से नहीं हुई. और बादशाह जो आखिरी था वो तो लाल किले की रिपेयर भी खुद नहीं करवा सकता था, अंग्रेजों से मदद लेता था. और मराठे जो थे कहां तक आ गए थे. हमारे एक थिंक टैंक है यहाँ जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में, उसने एक दफा कहा, 2006 की बात है मेरा ख्याल है, टाइम मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए, तो उसने कहा जी कि अंग्रेजों को चाहिए था जाते हुए मुसलमानों को इख्तिदार देके जाते. ओ भाई, पंजाब में तो सिखों की गवर्नमेंट थी, पंजाब सिखों को दे जाते, बाकी इंडिया जो है वो फिर वो मराठों को दे जाते. व्हाट काइंड ऑफ आर्गुमेंट इज दिस? जी ऋषि, आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपकी बात को कंटिन्यू रखूंगा कि जो हुकूमत जो ली गई, ये तो बड़ा ही वीक आर्गुमेंट है, ये मराठों से ली गई. और जो कंट्राडिक्शन है पाकिस्तानी नेशनलिज्म में, वो इस इंटरव्यू में भी नजर आ गया कि अभी तक ये बोल रहे थे कि मतलब गांधी और नेहरू ये सही नहीं थे और इन्होंने ऐसे किया और वैसे किया, और अब बोल रहे हैं कि गांधी और नेहरू का इंडिया तो बड़ा अच्छा था, अब मिसट्रीटमेंट हो रहा है. और जहां तक मिसट्रीटमेंट की बात है, कहाँ पे मिसट्रीटमेंट हो रहा है? आप पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें तो उसमें रिलीजियस क्वालिफिकेशन है कि एक नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज नहीं है कि कोई नॉन हिंदू प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है. तब कितने सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हुए हैं बरकतुल्ला खान, राजस्थान 90% हिंदू एरिया है, वहां पर एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर हुआ है. कितने सारे गवर्नर्स हुए हैं, प्रेसिडेंट्स हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट अभी 10 साल तक थे, चीफ जस्टिस हुए हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हुए हैं, तमाम टेनिस प्लेयर्स हुए हैं, अजीम प्रेमजी जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस ऑफ इंडिया हैं वो हुए हैं, और कितने सारे केरला में आज भी कई बिलियनियर्स हैं जो कि मुसलमान हैं. तो कहां पर डिस्क्रिमिनेशन है? हाँ, मुस्लिम सोसाइटी अगर पीछे है तो इसमें जो है कुछ मुस्लिम सोसाइटी की भी गलती है कि उन्होंने तालीम को उतना जो है इंपॉर्टेंस नहीं दी, जिस कारण से वो पीछे होते गए. और जो सोशल रिफॉर्म्स को उन्होंने अपोज किया, जो शाहबानो केस में उनका जो पूरा एटीट्यूड था, तो उस वजह से जो है वो और जो है पीछे होते ही गए.
सही गए। तो जहां तक मिसट्रीटमेंट की बात है, सो पाकिस्तान इज द लास्ट कंट्री टू क्लेम कि कहीं पर मिसट्रीटमेंट हो रहा है। और हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं, पर उसके और भी जो है कई रीजंस हैं। मिसट्रीटमेंट वाला कोई रीजन नहीं है। मुसलमान पिछड़े हैं तो वो अपनी गलती से पिछड़े हैं, और जो पार्टीशन हुआ था उसमें मुस्लिम एलिट जो थी, तो वो लगभग सब के सब पाकिस्तान मूव हो गए थे। तो जो इंडिया में बचे वो गरीब जो है किसान, आर्टिजन्स, उस टाइप के लोग थे। तो ये जो है सबसे बड़ा एक जो है कॉज रहा है मुसलमानों के पिछड़ेपन का। अच्छा इकबाल साहब, एक दो पॉइंट मैं और रेज करना चाह रहा हूं, फिर उनका जवाब दीजिएगा। कि जैसे ईरान में बहाई मजहब के जो लोग हैं उनको हायर एजुकेशन के दरवाजे उन पे बंद हैं, दे कैन नॉट ओन एनी बिग बिजनेसेस। और मलेशिया में भूमिपुत्रा की एक पॉलिसी है, वहां पे नॉन मुस्लिम 40% हैं, लेकिन उनके लिए इक्वालिटी के रास्ते बंद कर दिए हैं उन्होंने भूमिपुत्रा कह के जो मुसलमान हैं उनके राइट्स ज्यादा हैं और जो नॉन मुस्लिम्स हैं, चीनी और वगैरह वगैरह, उनके राइट्स बराबर नहीं हैं। तो क्या कभी कांग्रेस ने ये बात की थी कि भाई हम एंशिएंट सिटीजन्स हैं, यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, हम यहाँ के पहले के रहने वाले हैं, भूमिपुत्रा के तहत मुसलमानों के राइट्स कम होंगे? आप मुसलमानों को तो चाहिए था इक्वालिटी क्लेम करते, अगर इक्वालिटी नहीं मिलती तो फिर गिला करते। देखिए तारीख को शकील साहब प्रेजेंट में समझने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन तारीख को हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ही समझना होता है कि उस वक़्त के लोग उस वक़्त के मारूजी हालात में क्या सोच रहे थे, क्यों सोच रहे थे। ये ज़ाहिर है हिस्टोरियन का काम है इन्वेस्टिगेट करना। वो उस पे ऋषि साहब, चूंकि अगर हम एक दूसरे को ये कह दें कि जी उसको नहीं पता ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, ये कोई वीक स्ट्रॉन्ग नहीं। आपकी आर्गुमेंट अपनी जगह पर है, मेरी अपनी जगह पर है, आपकी अपनी मालूमात है। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि इंजीनियर होने के नाते आपको बड़ा हिस्ट्री का माशाल्लाह पता है, और शकील साहब को भी बहुत हिस्ट्री का बहुत ज्यादा पता है। लेकिन जाहिर है मेरी अपनी एक तहकीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं उसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। मेरे पर्सपेक्टिव से इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें, आपका राइट है कि जी बड़ी बूंदी तो दलील नहीं है भाई। सल्तनत दिल्ली कितने सौ साल जारी रही, मुगल रूल कब तक जारी रहा, यकीनन वो पूरा इंडिया उनके अंडर नहीं था। इवन मुगल बादशाह जो अकबर के जमाने में भी पूरा इंडिया नहीं था। यही तो जना दलील देता था कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया कभी एक इंडिया नहीं रहा है, किसी एक मरकज के तहत नहीं रहा। एक मरकज के तहत जब आया है वो अंग्रेजों ने लेकर आया। और यहाँ पर जो यकीनन सिखों ने हुकूमत कब ली, 1799 को ली, और 1849 को अंग्रेजों ने उन्हें हटा दिया, यहाँ से कब्जा कर लिया पंजाब में, और दिल्ली और ये इलाका रह गया। ये लंबी बात हो जाएगी, लिहाजा अपनी अपनी मालूमात के तहत हमें जरूर आके जो कहें। अगर हम कहें कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो फिर बात लड़ाई वाली चली जाती है, यानी हम पोलेमिक्स पे चले जाते हैं जिसका हमारी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, या एकेडमिक डिस्कशन नहीं रहती है। रहा आपका बिल्कुल सही है कि कोई कांग्रेस ने किसी ने नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर होते हुए शकील साहब, आपको तो पता होगा, ऋषि को भी पता होगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर होते हुए जो हिंदू इंतहा पसंद पार्टियां थी उनके लीडर्स करता धरता भी थे। मदन मोहन मालवीय भी उनमें शामिल था, ठीक है ना। और वो जो शुद्धि और संगठन की जो मूवमेंट चलाई, आरएसएस जिन्होंने चलाई, वो भी मौजूद थे। अच्छा, इत्तेफाक से इसी तरह मुसलमानों के जो मजहबी लीडर्स थे, इनमें अल्लामा मशरिकी भी शामिल है, जिनमें मौलाना आजाद भी शामिल है, सैयद मदनी भी शामिल है, वो भी कांग्रेस में शामिल थे। अच्छा, जब ये वहां मौजूद, तो ये कोई ऐसा मजहबी मामला नहीं बनने दिया कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस जो गांधी का जो फिलॉसफी जो आप कह रहे हैं ना, कांग्रेस की जो सो कॉल्ड स्टेटेड जो उनके बयान थे या पॉलिसी थी, वो तो सेकुलरिज्म की थी। तो जो मैं आज बात कर रहा हूँ को जिना या मुझे या गांधी और नेहरू की जो स्टेटेड सेकुलरिज्म है या सोशलिज्म है, वो आज अगर हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देता, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मेरी ऑब्जर्वेशन है वहां पर लोगों से, बेशुमार लोगों से मिलने के बाद। आपका बिल्कुल शकील साहब, उन्होंने नहीं कहा, मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। जी सर, मदन मोहन मालवीय को हिंदू फंडामेंटलिस्ट लीडर कहा गया, ये बात तो जो है कहीं से भी प्रूव नहीं हो सकती कि मदन मोहन मालवीय
was a Hindu extremist or a Hindu, fundamentalist leader. So, I don't buy this theory. अच्छा, ठीक है जी। और अच्छा, दूसरा जो है ना इकबाल साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कहना कि ये आर्गुमेंट वीक है, इट इज नॉट रूडनेस, यू कैन डिसएग्री विद समबडीज आर्गुमेंट। और ये जो बात है ना, आपने कहा कि इंडिया कभी यूनाइटेड मुल्क नहीं रहा, सर जिन्ना साहब ने ये आर्गुमेंट 1910s में, उससे पहले 20s में, 30s में भी नहीं दिया। इट वॉज एन आफ्टर थॉट। 1940s में आज के अचानक उनको पता चला कि इंडिया कभी एक यूनाइटेड मुल्क नहीं रहा। वो कहते हैं ना, कब खुला तुझ पे ये राज, इनकार से पहले के इनकार के बाद। तो सर ये आर्गुमेंट ना इन्वेंट किए जाते हैं और फिर हमारे बहुत सारे दानिशवर उनको अनथिंकिंगली एम्ब्रेस कर लेते हैं। तो सर अशोका के जमाने में इंडिया कितना बड़ा था, औरंगजेब के जमाने में इंडिया कितना बड़ा था, ठीक है। और अगर यही आर्गुमेंट है कि जी अंग्रेजों ने आके इंडिया को यूनाइट किया, तो सर नाइजीरिया को भी अंग्रेजों ने क्रिएट किया, तो क्या उसका मतलब है कि नाइजीरिया को तोड़ दिया जाए कि अंग्रेजों ने बनाया था? पाकिस्तान को क्रिएट किया, पाकिस्तान को और अंग्रेजों ने ये जो- क्रिएट किया। जी। और दूसरी जो बात है ना शुद्धि की, शुद्धि पे क्या सर गिला है मुसलमानों को, मुझे बताइए कि क्या शुद्धि में जबरदस्ती गन पॉइंट पे मुसलमानों को हिंदू बनाया जाता था? कहा तो ये जाता है कि हिंदुइज्म में प्रोस्लेटाइजेशन है ही नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कन्वर्टिंग पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स टू हिंदुइज्म। और ये जो शुद्धि की मूवमेंट थी उसका बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था, और मुसलमान भी तबलीग कर रहे थे, तंजीमात थी, फलां था। और असल चीज ये कि गन पॉइंट पे क्या किया गया। जी ऋषि, आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कह रहा था कि अगर चलिए मान भी ले एक मिनट के लिए कि इंडिया को जो है अंग्रेजों ने यूनाइट किया, तो यूनाइटेड स्टेट्स को किसने बनाया? अंग्रेजों ने ही तो बनाया। और यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड विद 13 स्टेट्स, जो आज 50 स्टेट्स में फैल चुका है। तो क्या अमेरिका को तोड़ देना चाहिए? कनाडा को किसने बनाया? इवन पाकिस्तान तो मुल्क था ही नहीं, पाकिस्तान को किसने बनाया? ये तो कोई जो है लॉजिक हुआ नहीं कि इंडिया को अंग्रेजों ने यूनाइट किया। और यहाँ तक कि जो कि ह्यून सांग चाइनीज ट्रेवलर एक आए थे, उन्होंने तक अपनी किताब में लिखा है कि हिंदुस्तान या मतलब इंडिया नाम का एक मुल्क है। तो इंडिया का कंसेप्ट तो हजारों साल पुराना है, जो कि हिंद का कंसेप्ट है, जो कि अरेबिक बुक्स में या फारसी की बुक्स में आता है। तो हिंद ये क्या था? ये अगर कोई इंडिया था ही नहीं तो हिंद कौन सा मुल्क हुआ करता था? और उसमें फाहिन ने बाउंड्रीज भी डिफाइन की है इंडिया की, कि एक साउथ इंडिया है, एक जो है नॉर्थ इंडिया है, एक ईस्ट इंडिया है, ऐसे करके। और जहां तक की बात इन्होंने की माइनॉरिटी राइट्स की, तो माइनॉरिटी राइट्स इंडिया का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक पूरे वो माइनॉरिटी राइट्स ही हैं एक तरह से। और उसमें माइनॉरिटीज को अपना कल्चर और लैंग्वेज प्रिजर्व करने की पूरी उसमें फ्रीडम दी गई है, जो कि उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इंडिया में मदरसे हैं, क्रिश्चियन सेमिनरीज हैं, जहां पर क्रिश्चियन अपने जो है मजहब की तालीमात लेते हैं। सिखों के जो है वो मतलब है सेमिनरीज, जिसमें वो गुरु ग्रंथ साहिब की जो है शिक्षा लेते हैं। तो इसमें तो कहीं भी जो है कोई रोक नहीं रहा है मुसलमानों को उनका रिलीजन प्रैक्टिस करने से। इंडिया में लाखों मस्जिदें हैं, तो कहाँ कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन है? इस्लामाबाद में कुछ साल पहले मंदिर बनने का प्रपोजल आया, इट वाज शॉट डाउन, और आज तक मंदिर नहीं बन पाया इस्लामाबाद में। So, you can see the difference, in the scale. So there is absolutely no comparison. अच्छा इकबाल साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो लिखा गया है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए मुसलमान होना जरूरी है, ये तो वो है जो लेजिस्लेटेड डिस्क्रिमिनेशन है। अनलेजिस्लेटेड तो इससे बहुत ज्यादा है। मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं बन सकता, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, कोई भी इंपॉर्टेंट जो ओहदा है, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ नहीं बन सकता, कोई गवर्नर भी मेरा नहीं ख्याल के कोई नॉन मुस्लिम बना है। तो ये हमारे यहाँ जो है, क्या हमें अपने आप का कोई मुहासबा करने की, कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि हम पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं, इंडिया को लेक्चर देते हैं कि तुम अपने अकलियतों के हुकूक ठीक करो। क्या हमें भी कोई अपनी जरूरत है बेहतरी की या नहीं?